गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, G20 या ग्रुप ऑफ 20 नेशन के बारे में। तो पहले मैं आपको G20 की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था। तो G20 की बात करें तो सिंपल शब्दों में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, G20 एक प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज जो होती हैं, जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि इकोनॉमिकली जो सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनका ये प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ऐसी कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली काफी बड़ी हैं, राइट, तो उनका ये प्लेटफॉर्म है, मतलब कि यहां पर इकोनॉमिक और फाइनेंस को जो है वो जोड़ा गया है। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि ये कंट्रीज यहां पर आकर किस चीज के बारे में डिस्कशन करती हैं, तो डिस्कशन करती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो वर्ल्ड लेवल पर नहीं होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये डिस्कशन करती हैं। वर्ल्ड लेवल पर सभी कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो, सभी कंट्रीज जो है वो डेवलप करें, इस पर यहां पर डिस्कशन होता है। पर देखिए, ये जो फाइनेंस और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कशन हुआ करता था, ये पहले इनिशियल स्टेज में हुआ करता था। आज की डेट में इनके डिस्कशन पे और भी काफी सारी चीजें शामिल है, जो कि आज की डेट में जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं, उस पर भी ये डिस्कशन करते हैं। बट हाँ, इनिशियली इनका मेन फोकस जो होता है वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सिंपल सी चीज है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कुछ फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में, G20 के बारे में, जैसे कि इसके मेंबर्स जो हैं, अगर आप पूरे दुनिया भर की कंट्री में G20 के मेंबर्स को अगर आप देखें, G20 कंट्रीज को देखें, तो G20 कंट्रीज जो है वो पूरे दुनिया भर की जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूट करती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि G20 कंट्री यानी कि G20 के अंदर इस प्लेटफॉर्म में जो सदस्य हैं वो कितने ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल है। पूरे दुनिया भर की जीडीपी का 85% का कंट्रीब्यूशन G20 के सदस्य की तरफ से हम लोग को देखने को मिलता है। और 2/3 जो जनता है पूरे दुनिया भर की, पॉपुलेशन है पूरे दुनिया भर की, वो G20 का हिस्सा है, राइट, यानी कि वो पॉपुलेशन उन कंट्री से बिलोंग करती है जो G20 की मेंबर कंट्रीज है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड G20 की जो समिट होती है उसे फॉर्मल तौर पर, औपचारिक रूप से इसे समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी कहा जाता है। वित्तीय बाजार एवं या तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए गाइस, इस ग्रुप की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे एस्टैब्लिश हुआ ये ग्रुप, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो समय था 1997-1998 का। इस समय एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एशियाई वित्तीय संकट आया था। तो उस समय बहुत बुरी हालत हो गई थी, मार्केट की, कंट्रीज की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, इकोनॉमी एकदम से जो है वो डाउन हो गई थी, राइट। तब इस समय ये आप कह सकते हैं कि मतलब ये नीड जो है, ये जरूरत जो है वो उत्पन्न हुई कि यार कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हो, जो कि साल में आकर मिलकर सभी लोग डिस्कस करें कि आने वाले समय में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उसे कैसे निपटना है, या फिर इस प्रकार से कदम लगातार उठाए जाएं कि किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ना आ सके, राइट। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बड़ी दिक्कत जो है वो दे जाता है, एकदम से इकोनॉमी मार्केट जो है वो डाउन होता है तो बड़ी दिक्कतें जो है वो हो जाती है, लोगों की जॉब्स तक चली जाती है, बहुत स्थिति खराब रहती है, राइट। तो ऐसे संकटों से निपटने के लिए ये बेसिकली ग्रुप जो है वो तैयार किया गया था। एंड G7 के फाइनेंस मिनिस्टर एग्री हुए थे कि स्टैब्लिश किया जाए G20 को, राइट। और G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग जो है वो होना शुरू हुई 1999 से। देखिए आप खुद ब खुद समझिए। अच्छा, एक और चीज भी याद रखने वाली बात है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि G20 को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो G7 रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ही एग्री किया था कि हाँ, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि डिस्कस करे कि कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की अगर संकट आता है, इस प्रकार से वित्तीय संकट आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आते हैं, तो उससे कैसे निपटना है, या फिर ऐसे कदम लगातार उठाए जाएं कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए नहीं, राइट। तो ये चीज है। और देखिए आप, जब इसकी मीटिंग भी हुई थी तो इसकी मीटिंग में इनिशियली कौन लोग शामिल थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल थे। तो मतलब कुल मिलाकर जब ये ग्रुप की शुरुआत हुई थी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फाइनेंशियल संकट जो है वो नहीं आना चाहिए, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो नहीं आना चाहिए, वित्तीय संकट नहीं आना चाहिए।
और आपको बता दें इस ग्रुप का कोई भी परमानेंट स्टाफ इसके खुद का नहीं है, और हर साल दिसंबर के समय पर G20 कंट्री जो होती हैं वो अपनी प्रेसिडेंसी यानी कि क्षेत्र वाइज रोटेट करती रहती हैं, तो इनकी हर साल प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती है, राइट। और जिस जिस भी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी आती है G20 की, वो जो कंट्री होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अगली समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एज वेल एज पूरे साल में बीच बीच में छोटी छोटी मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो भी हेड कंट्री जो होती है, प्रेसिडेंसी जिसके पास होती है, वो कंट्री अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को भी यानी कि अपने एलायंस को भी बुला सकती है जो G20 का हिस्सा नहीं है, राइट। जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनको एज अ गेस्ट के तौर पर भी वो इनवाइट कर सकती हैं। और पहली G20 की मीटिंग हुई थी बर्लिन के अंदर 1999 में, जब ईस्ट एशिया का फाइनेंशियल क्राइसिस जब सामने आया था और उसने पूरे दुनिया भर को अफेक्ट किया था, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं पर भी होगा इसका इफेक्ट पूरे दुनिया भर में हम लोग को नजर आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको एक छोटा सा बस एग्जांपल दिया था कि इसके कारण से लोगों की जॉब्स तक चली जाती है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। अब G20 के मेंबर्स की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए G20 के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज हैं, तो 20 लिखकर मत आ जाना, क्योंकि 20 कंट्रीज नहीं है, 19+1 आप लिखेंगे, 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन आप लिखेंगे, वन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ही 27 कंट्री एज ऑन 2021 हमें देखने को मिल रही है, 27 कंट्रीज, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आप थोड़ा सा आइडिया रखना। कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी में हम लोग गलती कराते हैं, उसमें पूछा गया कंट्री और हमने लिख डाला 20। अगर मेंबर पूछेंगे तो आप लिखेंगे 20, कंट्री पूछेंगे तो आप लिखेंगे 19+27 एज ऑन 2021, क्योंकि यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर का आज की डेट में 2021 में हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अब देखिए, हुआ ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली ये फोकस किसके ऊपर करती थी। इनिशियली इसका फोकस जो हुआ करता था, मतलब रीसेंट समिट जो थी G20 की, वो किसके ऊपर आधारित थी, वो सिर्फ इकोनॉमिक, फाइनेंस, इन सब चीजों के ऊपर आधारित थी। फिर बाद में जाकर इसका फोकस जो था वो दूसरी चीजों पर भी हुआ, राइट। ग्लोबल मुद्दे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इस पर भी इसने फोकस करना शुरू किया, राइट। जैसे कि डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी, हेल्थ, काउंटर टेररिज्म, माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज, ये सब भी टॉपिक्स जो है वो यहां पर डिस्कस होना शुरू हो गए इसकी समिट्स के दौरान, इसकी मीटिंग्स के दौरान, राइट। एंड G20 फोकस करना शुरू कर दिया G20 ने कि पूरे दुनिया भर के मुद्दे जो है वो रिजॉल्व किए जाएं इंक्लूसिव और सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए, राइट। तो इसने इस चीज पर भी अपने कंट्रीब्यूशन जो है वो देना शुरू कर दिए, राइट। तो ये था गाइस G20 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि G20 का टॉपिक हमें न्यूज में क्यों देखने को मिला है। तो G20 की समिट जो है वो अभी रिसेंटली रोम, इटली के अंदर हमें देखने को मिल रही है, रोम, इटली में। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी कंट्री आज की डेट में प्रेसिडेंसी के तौर पर हमें देखने को मिल रही है G20 की, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं G20 की हेड कंट्री कौन सी है। तो अभी इसकी समिट हुई इटली में। तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 नेशंस की ये जो कंट्रीज जो है, जो मेंबर जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, अगर इनको आप इकट्ठा कर दो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि G20 के मेंबर जो हैं जीडीपी में उनका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, अगर सबको मिला दोगे तो आप, और पॉपुलेशन के मामले में कितनी कंट्रीब्यूशन ये हम लोग को देखने को मिलता है G20 के मेंबर का, बताएं जरा ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तीसरी एक और फैक्ट है, ये G20 की जो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर आप इनको इकट्ठा कर दें, राइट, इसके मेंबर्स को इकट्ठा कर दें, तो पूरे दुनिया में ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है उसका 3/4 से भी ज्यादा एमिशन के लिए ये कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो इन्हीं कंट्रीज, या फिर आप कह सकते हैं G20, ये ग्रुप ऑफ 20 से हम लोग को देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, राइट। तो अब ये मेनली टारगेट कर रहे हैं, इस समिट के दौरान इसी पर ही डिस्कशन हुआ कि कैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है, और कैसे जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको किस प्रकार से हम मदद करें जिससे कि वो इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए केपेबल बन सके। तो देखिए गाइस, इस समिट के दौरान जो है वो क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिली है, इस समिट के दौरान किन किन चीजों पर जो है वो
डिस्कशन हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो ये कही गई कि पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है, राइट, जिस गोल के तहत प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज्यादा टेम्परेचर को 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने नहीं देना है। तो ये जो लीडर्स थे G20 के, इन्होंने बोला कि हम इस कमिटमेंट को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और हम बिल्कुल जो है वो फोकस करके इसको जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस पर जो है वो इन्होंने जो है वो कहा, बातचीत हुई। दूसरी चीज ये हुई, ये चोचले जो हम लोग को नेट जीरो के देखने को मिलता है। मैंने चोचले क्यों बोला, तो आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप जानते ही हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक। और इंडिया भी जो है वो नेट जीरो एमिशन या नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो ये आज की डेट में नया चोचला जो चल रहा है, तो उसको हम लोग भी जो है वो नहीं मान रहे हैं। अब ये क्या है, ये जो डेवलप कंट्री है उनके लिए एक और नई, मतलब डिले करने का एक नया मिल गया ऑप्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग हैं, आप में से काफी सारे लोग, मैं सभी की बात तो नहीं करता हूं, बट मैं काफी सारे लोगों की बात करता हूं। आप देखते हैं, पहले आपने बढ़िया, जैसे ही प्रीलिम्स हुआ यूपीएससी का आपका हुआ नहीं, या फिर आपने पहले एग्जाम को स्किप कर दिया हो कि नहीं यार मैं अगले साल लगकर तैयारी करूंगा या करूंगी, आपने बढ़िया अपना टाइम टेबल बनाया कि ये मेरा रूटीन होगा, मैं इतने समय में इतने कोर्स को कंप्लीट कर लूंगी, फिर इतने समय में इतने कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा, आपने बढ़िया बना दिया, राइट। फिर क्या हुआ, 5-7 दिन के बाद एक टॉपर ने अपना इंटरव्यू दिया, या फिर आपने किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, उसने बोला कि मैं तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं इस प्रकार जो है वो पढ़ाई करता था या करती थी। आपने उठाया अपना वाला टाइम टेबल फाड़ा, नया टाइम टेबल बना दिया। फिर उसके एक आधी हफ्ते बाद फिर और कोई नया टॉपर का आपको मिल गया, या फिर आपके दोस्त ने बोल दिया भाई ऐसा मत पढ़ वैसे पढ़, तो आपने अपना पढ़ा, फिर उसका जो है वो जमा दिया, उसका करना शुरू कर दिया। ऐसे में नहीं निकलेगा एग्जाम। एक टारगेट को पकड़ो और उसको अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। तो इंडिया ने भी यही बोला कि ये चोचले मत करो नेट जीरो कार्बन एमिशन के, जब ऑलरेडी पेरिस एग्रीमेंट है, राइट, पेरिस एग्रीमेंट के तहत गोल जो है, राइट, तो उसको अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगाओ ना, नए नए टारगेट्स को क्यों अचीव करो। और दूसरी चीज, हमारा इंटरेस्ट भी है एक। पहली बात तो इन्होंने जो नेट जीरो कार्बन एमिशन की जो बात करी है, और हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हमने अभी लॉन्च किया है, इसके तहत हम अपनी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बनाना चाहते हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बनेगी। अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडस्ट्रीज वगैरह हम सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो ये हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा अगर हम इस पे कमिटमेंट कर देते हैं, तो नेट जीरो एमिशन पर कमिटमेंट कर देते हैं, तो है ना। तो इसलिए हमने अपने इंटरेस्ट को भी देखा। और दूसरी बात, हमने देखो क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का एक रूल होता है। सिविल सर्विसेज के अंदर आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, तो उसका एक रूल होता है, कभी भी जो है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाली बात पहले मत कहो, पहले कभी भी नहीं। और ये लाइफ का भी रूल है, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके बारे में पहले मत बात करो। पहले सामने वाले जो है, सामने वाला आपको क्यों वो चीज जो है वो दे, उसको पहले उस तरीके से प्रेजेंट करो। चलो एक एग्जांपल मैं आप लोग के लिए लेता हूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको अपने दोस्त से कुछ नोट्स जो है वो चाहिए, राइट। तो और आपको पता है नोट्स, या फिर लेट्स से कि आपके पास वो किताब नहीं, किताब की बात करते हैं कि नोट्स तो फालतू होता है, नोट्स वगैरह आपको किसी के लेने नहीं चाहिए, अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स फालतू होता है। प्रैक्टिकल बात करें, जैसे आपको एक किताब चाहिए, आपके पास नहीं है और आपको वो किताब रीड करनी है, ठीक है, तो आपको ये नहीं बोलना अपने दोस्त से जाके कि यार ये किताब बहुत अच्छी है, मुझे दे दे यार, मेरे को बहुत जरूरत है। आप अगर आपने ये बोला तो वो आपको नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि काफी सारे लोग दे भी देते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग भी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि सामने वाले को अगर आपकी कमजोरी पता लग गई या फिर आपकी जरूरतें पता लग गई, तो फिर वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा। और ब्यूरोक्रेसी का एक रूल यही कहता है कि आपको कभी भी अपनी जरूरतें सामने वाले को नहीं बताना है, राइट। सामने वाले को कभी अपनी जरूरतें मत बताओ, सामने वाले को यह बताओ कि वो जो है, अगर वो आपको बुक देगा तो उसका उसका क्या फायदा होगा। तो सामने वाले के फायदे को सामने अगर रखोगे आप, राइट, जिससे आप जो है वो काम करवाना चाहते हो, उसके फायदे को सामने रखोगे तो आपका काम और जल्दी हो जाएगा। जैसे आपको उससे बुक चाहिए तो उसको बोलो कि यार मुझे ऐसा लगता है कि इसके पिछले एडिशन में कुछ जो था वो गड़बड़ी थी, मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, इस वाले एडिशन में क्या पता उन्होंने अपग्रेड किया है नहीं किया, एक बार दिखा यार मुझे, मैं इसको चेक करके तेरे को 2 दिन में देता हूं। कुछ गड़बड़ी होगी तो मैं इसको करेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे इस फलाना टीचर ने जो है वो बोला था, ऐसे करके बत्ती दे दो कि यार कि इसमें यहाँ पे कुछ कुछ चीजों में गड़बड़ी है, तू दे, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, दोनों का काम हो जाएगा। एक तो करेक्शन भी कर लूंगा मैं, अपग्रेडेशन भी हो जाएगा, और तेरा भी जो है वो, तुझे भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे को बता दूंगा कहाँ कहाँ पे करेक्शन करना है, पढ़ लो बढ़िया अपना, फिर दे दो उसको, बोलो कि अरे नहीं यार ये सही है, करेक्टेड है, खत्म। बोलो कि पब्लिकेशन ने करेक्ट किया, क्या दिक्कत है, अपना काम करो,
अपनी जरूरतों को दूसरों के सामने मत रखो, जहां रखोगे वहां बैंड बजेगी तुम्हारी, ये बात पक्की है। क्योंकि लोग नहीं कदर करते यार, लोग को तो मौका चाहिए होता है। अगर उनको पता लग गया आपको पैसों की जरूरत है या दूसरी चीज की जरूरत है, तो दे विल गोइंग टू एक्सप्लॉइट यू, वो आपको एक्सप्लॉइट ही करेंगे, राइट। तो इसलिए कभी भी अपनी जरूरतों को किसी के सामने मत रखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अक्सर कहता हूं, ये चीज याद रखना। चलो, तो वही चीज हमने भी यही बोला कि बनेगा। हमने बोला कि यार हमने आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं करी, हमने तो ये बोला कि क्या मजाक लगा के रखा है, पुराने गोल्स को तो अचीव कर नहीं रहे हो, नए गोल्स बनाते हुए चल रहे हो। तो ये चीज थी बस, राइट। हालांकि G20 समिट के दौरान इसी पर बातचीत हुई। इन्होंने बोला कि कोई डेट वगैरह निर्धारित मत करो, उसकी जगह आप बोल दो कि मिड सेंचुरी तक जो है वो हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने का काम करेंगे। फिर इसके अलावा इन्होंने बोला कि अब नए कोयले, जो कोल माइनिंग के जो प्लांट्स वगैरह होता है ना, कोयले खदान वगैरह जो होती है उसकी माइनिंग वगैरह, तो उस पर कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई फंडिंग नहीं करना। तो ये चीज कही गई। फिर इन्होंने कहा कि यार जो डेवलपिंग कंट्रीज को जो पैसे देने हैं डेवलप्ड कंट्रीज को, ये कमिटमेंट्स थे ना कि डेवलप कंट्री जो है वो 100 बिलियन US डॉलर्स प्रोवाइड करेगी किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को। तो वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, तो कह रहे हैं कि उस पर काम किया जाए। तो ये वाली बात हुई। इसके अलावा एक और बात हुई, जैसे कि इस टॉपिक को भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अमेजोन का एग्जांपल हम लेते हैं। अब अमेजोन है, अब वो बिजनेस कर रही है इंडिया में, बट वो इंडिया में टैक्स जो है वो पे नहीं कर रही, वो अपनी कंट्री में टैक्स पे कर रही है, राइट। तो ये तो गड़बड़ है ना, ये तो गलत बात है। और ऐसे काफी सारी डेवलपिंग कंट्रीज को बड़ा नुकसान हो रहा है इस प्रकार की एमएनसीज के कारण। तो अब कहा जा रहा है कि एमएनसीज के ऊपर मिनिमम 15% का टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाएगा। अभी भी ये वाली चीज फाइनलाइज नहीं हुई, अभी भी इसका एक प्रपोजल ही हम लोग को, बट फाइनलाइजिंग स्टेज पर है ये वाली चीज भी, राइट। बट ये आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले भी। इसके अलावा गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भी ज्यादा मात्रा में वैक्सीन को जो है वो शामिल करे, राइट, अपनी लिस्ट के अंदर, वन हेल्थ अप्रोच के थ्रू, राइट। और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराए वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, राइट, mRNA हब्स में, राइट, जो साउथ अफ्रीका, ब्राजील और अर्जेंटीना में है। तो उनको और पैसा दिया जाए, टेक्नोलॉजी से उनको अवगत कराया जाए, जिससे कि और ज्यादा मात्रा में वैक्सीन का प्रोडक्शन हो, और भी वैक्सीन को जो है वो शामिल करें। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग EUL में, जो EUL जो लिस्ट होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें और भी ज्यादा मात्रा में वैक्सीन को जो है वो शामिल किया जाए। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली। तो ये डिस्कशन थे, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक जो है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, G20 का भी टॉपिक और G20 की समिट के दौरान किन किन चीजों के बारे में चर्चाएं हुई।